यह वीडियो जो भी देखा, हमारे पास मात्र 12 घंटे का समय है भाई। अगर आप लोग हमारा साथ देना चाहते हो, हम सत्यता की हकीकत की लड़ाई लड़ रहे हैं, रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है 12 घंटे के अंदर अंदर इस वीडियो को जहां जहां तक हो सकता है वहां तक शेयर करें और सभी तक पहुंचाएं। इस वक्त बैठे हैं हाल फिलहाल गोवाना में अपनी रोहिला धर्मशाला के अंदर बैठे हैं। और गोवाना के अंदर कल यानी कि 29 मार्च को मंडी के अंदर रैली है। यहाँ के जो विधायक साहब मंत्री अरविंद शर्मा वो रैली को कर रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पे बुलाया है हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी जी को। अब हम जो रैली यहाँ पे होने जाएगी आप लोगों को बता देते हैं, उसके विरोध में नहीं है, हम उसके पूर्ण समर्थन में हैं। लेकिन हमारे को कुछ बातों का जवाब चाहिए। रैली का जो नाम है वो है विकास रैली। सबसे पहली बात तो यार हरियाणा के अंदर विकास होया कि हमारे को ये बताओ। दूसरी चीज ये है, एक परशुराम जी की मूर्ति लगा रखी है, 2-3 चौक बना रखे हैं, और बाकी आप देखोगे मंडी के बाहर का 20-30 हजार पोस्टर बैनर ला रखे। अगर इसी चीज को विकास कहते हो, इसके लिए आप कल आ रहे हो, तो मैं ये कहता हूं फिर रैली करने की, ड्रामा करने की जरूरत ही क्या थी? जितना रुपया रैली में लगाओ इतना बैनर पोस्टर में लगाया, सोशल मीडिया पर प्रचार का लगा लेते। अगली चीज ये है, जो मेन चीज है, हम पीड़ित लोग, हम अपनी समस्या लेके किसके पास जाए? हमारे को इस चीज का जवाब चाहिए। संपूर्ण हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त गैस की कमी हो रही है, सबको पता है। पेट्रोल डीजल की कमी हो रही है, सबको पता है। आर्थिक हालत सबकी खराब हो रही है, सबको पता, लेकिन बोलने को कोई तैयार नहीं। अगर कोई वीडियो को चैलेंज करता हो, मेरे से संपर्क करना भाई। सोनीपत के अंदर ब्लैक में 5,000 रुपया का सिलेंडर मिल रहा है, गरीब आदमी कड़े तो सिलेंडर लेगा। जो गैस पेट्रोल डीजल की बात करें, ये सोचे हैं हमने मिल रहा, हजारों लाखों वीडियो आ रही हैं, लेकिन आवाज ठानिया कोई नहीं बच्चा इस देश में। ऐसे ही पीड़ित बच्चे हमारे पास में बैठे हैं। बहुत सारे मूर्ख आदमी तो ऐसे हैं जिन नहीं बेरा पट्टा या घरा जो एलपीजी यूज करो हो, जो जय श्री राम के नारे लगाया करते, जो मूर्खता में आंख मीच कंध भगत हो रहे थे, उनको अब तो ये पता चला है तुम्हारा जो चूल्हा जलता, जो गैस आती है, वह भी मुस्लिमों के देश से आती, ईरान से होते हुए आती है। अब आंखें खुलती जा रही हैं, तो कम से कम अब तो जागरूक हो लो। मेरे साथ में जो भाई बैठे हैं, ये वे भाई हैं जो हिंदुस्तान के अंदर, हरियाणा के अंदर भी, हिंदुस्तान के अंदर भी करीम होती है सबसे पढ़े लिखे आदमी, रोजगार के लिए तरस रहे हैं, इनके पास रोजगार नहीं है। ये साथ में बैठा जसमिंदर जी, ये लिख रहे क्या पढ़ो पहले, 35% हटाओ हरियाणा बचाओ, HPSC स्कैम। इन लोगों के साथ इतने बड़े लेवल का स्कैम हुआ है। मैं सबसे पहले आपकी बात कराता हूं, और पहले इनकी बातें सुनना, और बातें सुनने के साथ साथ मेरा ये कहना है भाई, गोवाना रैली में कल ये बच्चे आवेंगे, और ये बच्चे आकर नायब सिंह सैनी जी से, यहां के मंत्री अरविंद शर्मा जी से अपनी बातें रखेंगे। हमने पता है आप लोगों की पुलिस प्रशासन वहां पर रक्षा करेगी, टेंट के दौरे भी नहीं जानते इनने। जब इन टेंट के पास समस्या सुनने के लिए जाने ही नहीं देंगे, तो रैली करो क्यों हो? रैली का मकसद होता है आम जनता की बातें सुनना, आम जनता के साथ विचार विमर्श करना, साथ में ये बताना हमने ये काम करे हैं। जो आदमी न्यू नाट्य जी नहीं, यो काम नहीं हो रहा, उस बात का जवाब देना और ये कहना ये काम कर देंगे। तो ये बच्चे विरोध के लिए नहीं आएंगे भाई, ये वे बालक हैं जिन्हें वोट गिर रखी हैं बीजेपी की। दूसरी बात, बहुत सारे आदमी इस चीज को मुद्दा बना लेते हैं, अब तुम जाटों को तो जलन है, तुम्हारा मुख्यमंत्री नहीं बनया। जाट इनमें से कोई भी नहीं है, ये भी बता देता हूं आप लोगों को। ये तुम्हारे ही वोटर हैं, तुम्हारी ही वोट है, जिनको तुम वोटर बोलते हो। यानी कि जो तुम एक राजनीति खेलते हो ना, जाट नॉन जाट वाली, नॉन जाट ही है, नॉन जाटों से ही आपकी बात कराता हूं। ये बेचारे कितने परेशान, इनकी इस टाइम पर आर्थिक हालत क्या है। अगर सरकार, शासन, प्रशासन, CID हमारी वीडियो सुनती हो, ये बच्चे अगर आप न्यू कहोगे संख्या लेकर आवे, ये 500,000 जैब की भीड़ में कहोगे उतने में आऊंगे। अगर आप न्यू कहो भाई मात्र 5 आदमी आ जाना, तुम्हारी जो भी समस्या वो लिख के हमारे को दे देना, तुम्हारी सुनवाई हो जाएगी, तो ये 5 आदमी आऊंगे। ये तुम्हारे विरोध के लिए नहीं, अपने दुख के लिए आ रहे हैं। ये इन बच्चों के फोन नंबर हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लियो अपने फोन में भाई। कोई CID वाला, पुलिस प्रशासन वाला, या कोई अधिकारी, या कोई नेता, या कोई मंत्री इस वीडियो को देखता है, तो इसमें ये नंबर लिखे हुए देख के इन भाइयों से संपर्क करना। ये इनके नंबर हैं। जो इनका साथ देना चाहता हो कि ये हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी इन नंबरों को सेव कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। हम अपनी बात करते हैं आगे।
सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या है भाई? आप अपना नाम बताओ। दिलशाद अली है जी। दिलशाद अली। अब दिलशाद अली आते ये हो जाएगा मुसलमान अंत देश तेले काढ़ा दे दिया। लोगों की सोच हो रही थी, मानसिकता हो रही। इन मूर्खों को ये नहीं पता है हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान इकलौता ऐसा देश है, साथ में नेपाल, 2 देश ऐसे देश हैं जो हिंदुओं के देश हैं। मुस्लिमों की 57 कंट्री हैं। अगर 57 के 57 देशों ने ये फरमान जारी कर दिया हमारे देश के अंदर हिंदुओं की एंट्री बैन है, कहां जाओगे भाई? 70% रोजगार खत्म हो जाएगा। 70% बाहर से जो आयात निर्यात होता है वो खत्म हो जाएगा। एकलौता देश, एकलौता इंसान, इकलौती जाति ना तो कभी तरक्की कर पाई है, ना आगे बढ़ पाई है। मानवता और इंसानियत के नाते ही हम आगे बढ़ सकते हैं। दिलशाद भाई, आपने क्या पढ़ाई कर रखी? मास्टर्स की हुई है, एमए, नेट, जेआरएफ, पीएचडी भी हो चुकी है मेरी। नेट कितने बार कर क्या? नेट 5 बार और जेआरएफ 2 बार। जीआरएफ का मतलब क्यों है? एक बार भैया ने समझाना थोड़ा। ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप होती है जिसमें स्टूडेंट को पीएचडी जब करता है तो उसको फेलोशिप मिलती है 40,000, ताकि वो रिसर्च में अपना काम करे और देश के लिए अच्छी रिसर्च करे। मतलब सरकार ने 40% आप लोगों को रिसर्च करने के लिए 40,000 रुपये सैलरी दी थी। हाँ जी। अच्छा, पर मंथ। इसका मतलब तो पढ़े लिखे आदमी को ही सैलरी मिलती होगी, अनपढ़ को तो मिलती नहीं होगी। अच्छा, अब बात ये है इन्होंने नेट कर क्या? नेट कौन करते हैं? इंटेलिजेंट बच्चे। और जीआरएफ कौन करते हैं? इंटेलिजेंट में से जो मात्र 1% होते हैं, इंटेलिजेंट से भी इंटेलिजेंट। हिंदुस्तान के अंदर पूरे इंडिया लेवल का होता है ये, वो इन्होंने 5 बार क्लियर कर रखा। उसमें 2 बार 1% आदमियों में गिनती है। अली साहब की पीएचडी कर रहे हैं, 40,000 रुपये पर मंथ सरकार रिसर्च करने के लिए इनको देती थी। इनके अंदर कोई क्वालिटी होगी जब। अब बात यह आती है, इन्होंने एचपीएससी ने यहां पे भर्तियां निकाली। उस भर्ती में दे और 35% नंबर लेने थे इनने। पहला सवाल, जो इंडिया लेवल पर फर्स्ट आ लिया, इंडिया लेवल का नेट 5 बार कर लिया, उसने हरियाणा लेवल का टेस्ट देने की जरूरत क्या है? फिर आप लोगों ने ये टेट वगैरह, नेट वगैरह, जीआरएफ वगैरह क्यों कर रखे हैं? उससे अगली बात, जब पूरे इंडिया के अंदर 1% आदमियों के अंदर इनकी गिनती आती है तो उस काबिलियत के आधार पर इन बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मेरे हिसाब से मिलनी चाहिए। उससे अगली बात जो आती है, यहां पर इनका 35% नंबर नहीं आते, इनको फेल कर दिया जाता है। अधकी बात नहीं है, इसका मतलब सरेआम धांधली चल रही है। धांधली कहां से होती है? एचपीएससी का इस टाइम पर जो चेयरमैन है कौन है? आलोक वर्मा जी हैं। कहां के हैं ये? बिहार से हैं। बिहार से। आलोक वर्मा जी हैं बिहार से, हमारे यहाँ के चेयरमैन एचपीएससी के। अच्छा, कितनी वैकेंसी निकाली थी टोटल ऑल ओवर थारी? लमसम बता दो। सारे सब्जेक्ट्स की 2424 थी और अकेली इंग्लिश की 613 थी। इंग्लिश की 613 थी। तुम इंग्लिश वाले में थे? जी। अच्छा, कितने बच्चे लिए हैं? सिर्फ 145। 145 बच्चे लिए। बाकी वैकेंसी खाली किस मारे रखी है? आप जसमिंदर भाई थोड़ा बता इसको। ये खाली इन्होंने इसलिए रखी है कि ये परमानेंट लगाना नहीं चाहते हमें। अच्छा, इन्होंने एचकेआरएन में 22,500 का मिनिमम वेज कर दिया। और अभी जो रिसर्च स्कॉलर्स है ना, जो दिलशाद भाई की तरह जो फेलोशिप ले रहे होंगे, उन्हीं से फ्री में पढ़वाएंगे कॉलेजेस में। वो फेलोशिप मिलती है रिसर्च करने के लिए, ताकि दिलशाद भाई को फील्ड में जाना पड़े, किताबें खरीदनी पड़े, इसके घर पे कोई दिक्कत ना हो, तो ये अपनी आराम से रिसर्च कर सके, इसलिए फेलोशिप दी जाती थी। और अब इन्होंने ये काम कर दिया है कि हम ही बच्चे जो पीएचडी कर रहे हैं वो जाके कॉलेजेस में पढ़ाएंगे और उसके बदले एक पैसा नहीं मिलेगा। जो 650 के लगभग वैकेंसी है मतलब इनकी, उनमें 150 जो बालक लिए हैं, लगभग जो वैकेंसियां खाली रखी हैं, उन खाली वैकेंसियां में जो फेल हो रहे हैं ये पढ़ावेंगे। ये फेल कर दिए, ये पढ़ावेंगे। एचकेआरएन एक नया वो लेकर है माध्यम इनके बीच में। एचकेआरएन के माध्यम तो जो ये पढ़ावेंगे, इनने मेरे साथ 20-22 हजार रुपये दिया है ना? 22,500। 22,500 रुपये दिया करेंगे इनने। 22,500 रुपया में ये होंगे सरकार के बंद हुआ मजदूर, परमानेंट वाले नहीं। जी करे जब लात मार कर पढ़े लिखे बच्चा ना बाहर निकाल दे। अच्छा, अब ये लगेंगे कौन है? जो बिना खर्ची बिना पर्ची की बात करें, वे कान खोल कर सुन लेना। जितने एमपी एमएलए हैं जिनके घर पे ये ज्यादा पानी मारेंगे, जिनके घर पे इनका परिवार तड़वे चाटेगा या पढ़ाई छोड़ गए, इसके माँ बाप जी के जाकर पगड़ी टेकेंगे पाया में, वे लागेंगे एचकेआरएन के माध्यम से।
या है बिना पर्ची बिना खर्ची की पोल। दूसरी बात, अब इससे अगली बात है, आप मैंने दिलशाद भाई से एक सवाल कराया था। दिलशाद भाई पीएचडी कर ली, नेट क्लियर कर लिया, जीआरएफ कर लिया, 100 में 92 नंबर किस चीज में थे आपका? प्री हुआ था जो इसमें इंग्लिश असिस्टेंट प्रोफेसर में। ये जो इंग्लिश में प्री हुआ था इनका, प्री में 100 में 92 नंबर थे, 92 फेल है फिर भी हो अड़ मारे सारा बैठा है। दिलशाद भाई मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मैंने अभी आपसे पूछा था, जमीन थारे नहीं, तेरे माँ बाप ने कर्जा ठाकर तुम पढ़ा दिए, मजदूरी तेरा बाप करे, मजदूरी तेरी माँ करे है, पीएचडी तन्ना कर ली, रोजगार की तय मिला नहीं, इसके बाद इतने दिन धक्के खाने के बाद, पढ़ाई पे लाखों करोड़ों रुपया का खर्च करने के बाद आगे चल के क्या करोगे आप? वही है, सरकार अभी प्राइवेट कॉलेज में बोलते हैं अभी 10-12 हज़ार में पढ़ाओ, यही करना पड़ेगा आगे, और क्या करेंगे पीएचडी करने के बाद में। आपका मन ये नहीं करता पीएचडी करने के बाद 10-12 हजार रुपया में, 15-20 हजार रुपया में आप पढ़ाओगे, इस तो बढ़िया पहले की तो पेट्रोल पंप 15-20 हजार रुपया की नौकरी कर लेते, की तो सिक्योरिटी की नौकरी कर लेते, जितने पढ़ाई पे तुमने 1 करोड़ रुपये ला दिए, रुपया ना इकट्ठे करके और कितने की तो को बिजनेस कर लेते, या सरकार के साथ मिलकर कितने की तो ठग्गा बग्गी कर लेते, तो मेरे हिसाब से कामयाब हो जाते, धक्के ना खानी पड़े। नहीं बिल्कुल लगता है हर्ष भाई, और हमें तो, मेरे को तो अब ये भी लगता है, मेरे पिताजी मिस्त्री थे फर्नीचर के, तो मेरे को ये लगता है 8वीं क्लास के बाद ही मेरे पिताजी मेरे को खोटवा काटना सिखा देते, तो मैं इस तो फालतू कमा लेता इतनी। जसविंदर भाई अपनी जाति के है? खाती। खाती। अच्छा आप खाती हो, खाती जितने जो भी हमने जो सुना हाथ के दस्तकार होते हैं, अच्छे लेवल के होंगे। अच्छा इब आपने इस बात की दुख तकलीफ नहीं होती, चलो जाट जो है, जाट को तो एक ये कर दिया तो सरकार का दुश्मन है, इन छोड़ दो, लेकिन उनसे लगा, आपको ये नहीं लगता कि सरकार लोग न्यू के रूप के मारने लग रहे, सरकार तो थारी है बीजेपी, फिर थारे पे मुकदमे दर्ज क्यों करे है रोजगार मांगने पे, और तम ने क्यों पीछन लग रही है इस चीज ने लेकर? ओबीसी है, एसटी है, एससी बीसी है, इन मकदे को बात नहीं चलती, इनमें को पंचायत नहीं होती। अगर भाई सरकार ना हम भी न्यू को चल दी है, जो करोड़ को चल रखे काम किसी का नहीं करती, इस बात पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल हो हर्ष भाई, और बहुत दुख हो है कि सब कुछ मारा नाश करा जाना रहा, मारा ही नाम लेकर हमने ओबीसी मुख्यमंत्री बनाए, ओबीसी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ओबीसी की नौकरियां खाई जा रही। इसी को लेके हमने एक मीटिंग की थी जींद में, ओबीसी के हरियाणा से अलग अलग जो काम करने वाले लोग थे, जिन्होंने जो ये सरकार को लेके आए, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके सरकार को लेके आए, उनमें से बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, उनको हमने अपनी सारी दुख तकलीफ सुनाई। हम मुख्यमंत्री साहब से मिल चुके हैं 50 से ज़्यादा बार, और ओबीसी जो संगठनों के पदाधिकारी हैं वो भी मिले थे। एक बार तो मुख्यमंत्री जी ने ये बोले कि भाई तुम मेरे को चौटाला की तरह जेल में डलवाना चाह रहे हो क्या? मतलब कि जो काम, जो हक हमारा बनता है वो हक हमें नहीं मिल रहा, और उस हक की अगर हम बात भी करते हैं तो हमारे मुख्यमंत्री हमें ये कह रहे हैं कि तुम हमें जेल में डलवाना चाह रहे हो क्या? फिर मुख्यमंत्री किस लिए बनाए थे हमने? क्या हमने सिर्फ इसीलिए बनाए थे कि बीजेपी के लिए प्रचार करते घूमते रहेंगे, कभी पंजाब में कभी आसाम में? हमने तो मुख्यमंत्री इसलिए बनाए थे कि हमारे बच्चे नौकरी लगेंगे, यही तो ये कह रहे थे बार बार। और पूरे हरियाणा में ये फैला दिया कि जाट लाग गए, सिर्फ जाट लाग गए, जाट लाग गए, ओबीसी लाग दे नहीं। ईब ओबीसी मुख्यमंत्री बन गया, वैकेंसी आ गई, ओबीसी बच्चे पढ़ लिख गए, हम सारे बैठे पीएचडी करके, इसके बाद हम कहाँ जाएं, क्या करें? अगर हमने ये काम इसके बाद मजदूरी करनी थी तो हमारे घर वाले हमें पढ़ाने की बजाय, जब हमें पढ़ाया 2008-9 के आसपास सरकारी स्कूलों में पढ़ लिख के हम पढ़े, आज तो सरकारी स्कूलों में छोड़े भी नहीं उन्होंने, जहाँ से बच्चे सरकारी स्कूलों से पढ़ के पीएचडी तक पहुंच जाए, ऐसे सरकारी स्कूल भी नहीं छोड़े इन्होंने। वो तो एक टाइम था कि हम सरकारी स्कूलों से पढ़ के पीएचडी तक पहुंचे, आज कहीं ना कहीं अपना प्राइवेट तौर पे पढ़ा भी रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे। लेकिन जो अब हमें मिल रहा है उसको देख के दुख होता है। और बार बार जो हमारे ओबीसी नेता हैं, जितने भी अभी जो रैली हो रही है, इसमें भी जो गोहाना के आसपास के जितने भी ओबीसी नेता हैं वो घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं कि सारे ओबीसी इस रैली में आए। हमारा सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप हमारी भी सुन लो, हम भी ओबीसी बच्चे हैं, हरियाणा के ही हैं। मेरा कोड़ा गांव है जी, यहाँ से मुश्किल से 17-18 किलोमीटर होगा। मेरे गांव में जाके आप किसी से पूछ लेना, मेरे दादा का नाम है रोशन खातिया पोता हूँ मैं, किसी से पूछ लेना भाई ये बालक पढ़ने में किस आख था, सारा गांव बता देगा ये बालक पढ़ने में किस आख था। उसके बावजूद हमें फेल किया जा रहा है, एनएफएस किया जा रहा है। और इस पे इतना पूरा बवाल मचा पार्लियामेंट में 2024 तक हर्ष भाई कि एनएफएस गलत है, तो इन्होंने एनएफएस को बंद तो कर दिया, उसको बदल के लिया। अब ये 35% का क्राइटेरिया लागू कर दिया इन्होंने, मतलब एनएफएस आज भी कर रहे हैं, हमें 35% के क्राइटेरिया की आड़ में कर रहे हैं। और हमें हमारे ही बाप दाताओं को, चाचे ताओं को ये समझा रहे हैं कि थारे बालका के तो 35% भी नहीं है। मतलब हम जिनके 70 नंबर आने थे, 70% आने थे, उनको धक्के से फेल किया गया। और फिर हमारे बारे में ये प्रचार किया गया कि हमारे 35% भी नहीं आ सकते, तो हम क्या करें?
सोचने का विषय ये है ना भैया का 35% नंबर को न्याय, मैं भी सहमत हूं इस बात से। पेपर चेक करने वाले ने जो पेपर चेक करे हैं उनने 35 नंबर इन दिए नहीं, यानी कि जबरदस्ती इनको फेल किया गया। उसका कारण है सीधा सीधा, उसका कारण क्या है, 100 में तय एक बच्चा 92 नंबर लेता है। जो नेट क्लियर कर दे है, जो इंडिया लेवल का हो, जो जीआरएफ क्लियर कर दे है, जो इंडिया लेवल का हो, इंडिया का टॉप 1% बच्चा में का, और वो एक हरियाणा लेवल का टेस्ट उसमें 35 नंबर ना ले पावे। इसका मतलब एक बार नहीं, एक बार तोका लग गया होगा, मान लेते हैं 5-5 बार जो क्लियर करे बैठे हैं, उसके बाद भी हरियाणा में 35 नंबर नहीं ले पाता। तो इसका मतलब धांधली 100% होने लग रही है। लेकिन मेरा मानना यह है, या जनता या आवाम जो या गुलाम हो चुकी है, अपने बच्चे के लिए आवाज उठाना पसंद नहीं करती। इनके दिल दिमाग में ये थारे मुकदमे लाग जाएंगे, सरकार लठ मार देगी। इससे बड़ा लठ थारे श्यामी के होगा, फांसी का फंदा थारे श्यामी लटकन लाग रहा। इन पढ़े लिखे बड़का नगर रोजगार नहीं मिल रहा, ये फांसी खावेंगे, ये मजदूरी थोड़ी करेंगे, इतने पढ़ लिख है। मैं एक आपको एक दुर्भाग्य की बात बताता हूं, हाल की बात है। मेरे घर पे एक इंस्पेक्टर साहब आ गए, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा। इंस्पेक्टर साहब जब मेरे पास बैठे तो इंस्पेक्टर साहब अपने सिपाही को ये कहते हैं, छोटे को, बैठ बेटा तू बैठ पहले। मैं बोला जी बड्डे आप हो, आप बैठो। बोला मैं क्या का बड्डा हूं भाई, मेरे तो 3 स्टार लाग रहे, मैं बड्डा हो गया। बड्डा बोला यो है, देख मेरे श्यामी यो सला ठाक है, सिपाही की ड्रेस में घूमने लाग रहा। बोला PhD कर रहा है वो, मतलब उसकी पढ़ाई कर भाई, उसकी पढ़ाई इस लेवल की थी। ये जो बड़े से बड़े जितने टेस्ट हैं, तकरीबन सारे टेस्ट न कर रहा था, अधिकारी टाइप के जितने भी टेस्ट है, इंटरव्यू में उस लड़के को हर बार निकाल दिया जाता था, क्योंकि उसकी सिफारिश नहीं थी। तो इंस्पेक्टर साहब का ये कहना था, क्या पता यो लड़का कल न IAS IPS लाग जाए, मैं इस तक के नजर में लाऊंगा। तो बोला पहले पढ़ाई के आधार पर यो बैठेगा कम में। ये हालात हैं हिंदुस्तान के नहीं, हरियाणा के इस वक्त के, इस टाइम के। और एक हमारे लोग हैं जो गुलाम है। सोचने की बात है श्रीमान जी नायब सिंह सैनी जी, अगर आप तक वीडियो पहुंचती, आप ये बोल देते हो मन जेल में डलवाओगे ओम प्रकाश चौटाला की तरिया। सीएम का कार्य क्या होता है, सीएम को कौन जेल में डाल देगा? तुम्हारी सरकार है, तुम मालिक हो बाबूजी, याद करो तुम राजा हो हरियाणा के। और ये बच्चे तुम्हारे से 50 बार मिल लिए, तब भी इनको रोजगार नहीं मिलता। तो इनको वो रास्ता तो बता दो जहां ये चले जाएं, अब वापिस आते हैं, जो पेपर चेक होया करें। वे थारे पेपर चेक की न करे थे और तुम फेल की न करे थे, इसके पीछे का स्कैंडल के है वो पता होगा जसविंदर भाई आपने। तो वो अर्ज भाई, जैसे ये मैंने इस पे आंसर लिख दिया अपना। जो चेक करने वाला होता है, नॉर्मली चेकिंग कैसे होती है कि उसको वो हमारी आंसर शीट दी जाती है और वो पेन से चेक करते हैं, पेन से जी। लेकिन HPSC ऐसा नहीं कर रही। HPSC क्या करती है, उसके पास 3 तरीके हैं जिसको चेक करवाना है। मान लिया कि जो मैंने लिखा उसको चेक करेगा दिलसाद, तो या तो दिलसाद के पास फोटो खींच के भेज देंगे, या इसके पास PDF भेज देंगे, या इसको बुला लेंगे HPSC के दफ्तर में, या कहीं भी जहां वो इवेल्युएशन सेंटर बनाएंगे, वहां पे जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है उस पर PDF दिखाएंगे और उस पर मार्क्स लगवाएंगे PDF पे। इसका मतलब क्या है, जो PDF है उस पर नंबर लग गए, वो एडिट हो सकती है, सबको पता है वो एडिट हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल है। दूसरी बात, जो मास्टर कॉपी है वो तो HPSC के पास ही रहेगी। मैंने आपके पास भेज दी, उसको आपने चेक करके वापस भेजोगे आप। जो मास्टर कॉपी थी वो तो मेरे पास रही, हाँ ओरिजिनल आपके पास, ओरिजिनल HPSC के पास रहेगी। HPSC उसमें कुछ करे। इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि अगर हमने कुछ लिखा ही नहीं ढंग का, आप हमारी आंसर शीट HPSC की वेबसाइट पे डाल दो। नहीं डाल रहे, ताकि पूरे हरियाणा को पता चल जाए। हमारे अंकल जी बैठे हैं, ये भी देख लेंगे हमारे बच्चों ने क्या लिख रखा है। वो कह रहे हैं ढंग का लिखा ही नहीं हुआ, सबको पता चल जाएगा। ये बच्चे हमने माना भाई फेल हो गए, सरकार इस चीज का ही सबूत दे दे। जो इनके पेपर उनको ऑनलाइन कर दे, ऑनलाइन करके सभी को दिखा दे, इनके परिवार को भी दिखा दे, बच्चे अनपढ़ नालायक हैं, इनको संतुष्टि तो मिल जाएगी, इनके परिवार को संतुष्टि तो मिल जाएगी। यानी कि सरासर आप लोगों को बता देता हूं, जितने कॉलेज है, जितनी यूनिवर्सिटी हैं, जितने स्कूल हैं, उन सब के ऊपर RSS का पूर्ण रूप से कब्जा हो चुका है। और उनके ऊपर हर एक जगह RSS के अधिकारी बैठे हैं। अधिकारी ही इस देश को चला रहे हैं, RSS के, सरकार के नहीं, RSS के अधिकारी इस देश को चला रहे हैं, अपने ही आदमियों को लगा रहे हैं। शर्म की और दुर्भाग्य की बात यह है, हरियाणा के अंदर बिहार का चेयरमैन अपने तरीके से हर चीज को चला रहा है। और साथ में एक बात और भी थी, मेरे को सुनने में यह भी आया था,
मुख्यमंत्री साहब ने फोन करे चेयरमैन साहब के पास। चेयरमैन के अंदर इतना घमंड है कि मुख्य